हेलो एवरीवन, इनसाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अडानी विल्मर के बारे में, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो इस कंपनी में इन पैरेलल कई सारे इश्यूज चल रहे हैं और इन ऑनगोइंग इश्यूज की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंसर्न्ड है। क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 45,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन स्टॉक का जो पी रेशियो है वो अराउंड 247 के आसपास है। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक का जो प्राइस है वो मोर देन 44% से भी ज्यादा गिर चुका है, जिसका एक ऑब्वियस मेजर रीजन था हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट निकाला था। और उस रिपोर्ट में उन्होंने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कई सारे एलिगेशंस लगाए थे, जैसे कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, बुक मैनिपुलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हिंडनबर्ग रिसर्च के इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स इंपैक्टेड थे, इंक्लूडिंग अडानी विल्मर। लेकिन वही अगर आप कुछ दिनों पहले की बात करें तो अडानी विल्मर का जो शेयर प्राइस है उसमें 18% से ज्यादा का अपवर्ड मूवमेंट भी हुआ था। और उसका रीजन भी हिंडनबर्ग रिसर्च था, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे या चार्जेस लगाए थे, तो उसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जरिए प्रोब की मांग की जा रही थी। यानी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो भी एलिगेशंस अडानी ग्रुप के अगेंस्ट डाला है उनके ऊपर एक थरो इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जरिए होना चाहिए, ऐसा मांग किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने स्टेटमेंट में यह बताया कि वो अपने प्रोब को रिजर्व करता है। यानी इसका मतलब क्या है, जब भी कोई कोर्ट या कोई रेगुलेटरी बॉडी प्रोब रिजर्व करता है या रिजर्व्स प्रोब, तो इसका मतलब यह होता है कि अभी जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके ऊपर कोर्ट को या उस रेगुलेटरी बॉडी को इन्वेस्टिगेशन या फर्दर लीगल एक्शन इनिशिएट करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर अभी तक कोर्ट ने कुछ इमीडिएट डिसीजन नहीं किया है, बल्कि कोर्ट और ज्यादा टाइम लेगा ताकि वो केयरफुली सारे इन्वॉल्व्ड पार्टीज के एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स केयरफुली कंसीडर कर ले बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। और अभी सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप के ऊपर ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है या लीगल एक्शन शुरू करना है उसको क्यों टाल रहा है या उसको क्यों आगे डाल रहा है और ज्यादा टाइम क्यों मांग रहा है, उसके रिलेटेड अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजनिंग रिलीज किया है वो आप प्रेस में या मीडिया में जाके देख सकते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट होना था उसको टालने की वजह से सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आई थिंक कल एक बहुत बड़ा रैली हुआ था। एंड ऑफ कोर्स अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच में ये जो ऑनगोइंग फाइट है ये तो और लंबा चल सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट जो फाइट है और उसका जो इंपैक्ट है वो मे बी अडानी ग्रुप के ऊपर पड़ सकता है, लेकिन बहुत जल्द अडानी विल्मर इस इशू से एग्जिट हो सकता है और इसका किसी भी तरीके का इंपैक्ट अडानी विल्मर के ऊपर नहीं पड़ सकता है। और उनका ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि रिसेंटली मीडिया में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं जहां पर यह बोला जा रहा है कि अडानी विल्मर में जो अडानी ग्रुप का स्टेक है 43.97%, उस पूरे स्टेक को अभी अडानी ग्रुप बेचने के लिए कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स के साथ बातचीत कर रहा है। और अगर कोई बहुत बड़ा एफएमसीजी प्लेयर इस स्टेक को खरीद लेता है तो अडानी विल्मर में ओनरशिप बदल जाएगा, और ओनरशिप बदल जाएगा तो विल्मर इस नए ओनर के साथ मिलके पीसफुली बिजनेस चला सकते हैं और इस कंपनी में हिंडनबर्ग रिसर्च का किसी भी तरीके का झंझट पोटेंशियली पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स अडानी ग्रुप का जो स्टेक है अडानी विल्मर में, उसको खरीदने के लिए एक बहुत बड़े एफएमसीजी कंपनी का नाम स्पेकुलेट किया जा रहा है जो इसे खरीदने के लिए आ रहा है। और ये बहुत बड़ा एफएमसीजी प्लेयर कौन है, अगर वो आएगा तो इसका इंपैक्ट अडानी विल्मर के ऊपर क्या पड़ेगा उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ लास्ट 2 क्वार्टर से अभी ये जो कंपनी फाइनेंशियल लॉसेस झेल रहा है उस कंसर्न को भी एड्रेस करेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम जो भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो बस एक कैजुअल डिस्कशन है और ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए मुझे और मेरी टीम को बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है और इस रिसर्च को एक वीडियो के माध्यम में डालने के लिए कई दिनों का मेहनत भी लगता है। और इसके लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है इसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक जरूर करें और उसके साथ साथ ये जो लाल बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वही अगर आप हमारे साथ रेगुलरली जुड़ना चाहते हैं और रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वही अगर आपको मार्केट थोड़ा और डिटेल में समझना है और डिटेल में सीखना है तो आप हमारे लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपको इस लर्निंग कम्युनिटी में बिल्कुल फ्री में ऐड कर देगा। ज्यादा जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। तो अभी बात करते हैं अडानी विल्मर में इन्वेस्टर्स के एक सबसे बड़े कंसर्न के बारे में, जो कि है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। क्योंकि अगर आप कंपनी का ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2019 से लेकर 2022 तक कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा था, सेल्स ग्रोथ दिखा रहा था। लेकिन वही 2023 में कंपनी भले ही सेल्स ग्रोथ दिखा रहा हो लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में चला जाता है। लेकिन अभी अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है और प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। और इस डेटा को अगर आप थोड़ा और ड्रिल डाउन करेंगे तो आपको मिलेंगे लास्ट 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स का डेटा, जहां पर आपको यह दिखेगा कि जून 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने 79 करोड़ का लॉसेस पोस्ट किया था और सितंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 131 करोड़ का लॉसेस पोस्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स
इसको लेकर के इन्वेस्टर्स का कंसर्न जो है वो वैलिड भी है, क्योंकि अगर कोई कंपनी जो इतने सालों से प्रॉफिटेबल था अगर वो सडनली लॉसेस पोस्ट करने लगता है तो इसकी वजह से डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कंसर्न तो जरूर होंगे। एंड ऑफ कोर्स ये भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इतने सालों के प्रॉफिटेबल जर्नी के बाद सडनली कंपनी लॉसेस क्यों पोस्ट कर रहा है और इसके पीछे का रीजंस क्या है। तो सबसे पहले अगर आप अडानी विल्मर का बिजनेस देखेंगे तो ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड एफएमसीजी कंपनी है, जिसके एनुअल वॉल्यूम्स अराउंड 5.48 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास है, अराउंड 7 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास रेवेन्यू है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो 70% ऑफ द रेवेन्यू आता है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के सेल्स की वजह से आता है, जहां पर कंपनी के पास कुछ वेल नोन और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स है जिसके अंडर ये कई सारे फूड प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी को बेचता है, जैसे कि ऑयल, राइस एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस कंपनी के दो ब्रांड्स तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें पहला ब्रांड है फॉर्च्यून और दूसरा ब्रांड है कोहिनूर। और ये भी चांसेस है कि आप में से कई सारे लोग इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम भी करते हो। और उसके साथ साथ इस कंपनी के 50+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और ये कंपनी लीडरशिप ब्रांड भी होल्ड करता है, क्योंकि इंडिया में ये नंबर 1 एडिबल ऑयल प्लेयर है। व्हीट फ्लोर पे ये नंबर 2 पे आता है और बासमती राइस में ये नंबर 3 पोजीशन पे आता है। और इसका जो ब्रांडेड पोर्टफोलियो है वो 9% के CAGR से फ्रॉम द ईयर 2018 से 2023 के बीच में ग्रो हुआ है। तो अभी मैंने आपको अडानी विल्मर के एक बिजनेस ओवरव्यू इसीलिए दिया है ताकि अभी कंपनी के जो प्रॉफिट्स कम हुए हैं और लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने जो लॉसेस पोस्ट किया है और उसके पीछे जो रीजंस है उसको सही मायने में समझने के लिए ये बिजनेस ओवरव्यू समझना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि अगर आप कंपनी का बिजनेस समझोगे, कंपनी का सप्लाई चेन समझोगे, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग समझोगे और डिस्ट्रीब्यूशन समझोगे तो आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि कौन सा इवेंट कंपनी को किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। क्योंकि जब रिसेंटली वॉर शुरू हुआ था तो उस वॉर की वजह से अडानी विल्मर का जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर एक मेजर इंपैक्ट पड़ा था और इस इंपैक्ट को सबसे पहले उन लोगों ने समझ लिया था जिन्होंने कंपनी के सप्लाई चेन को अच्छे से समझा है। और इसी के रिलेटेड मैं आपसे एक छोटा सा सवाल भी पूछना चाहूंगा और यह सवाल आपको लग सकता है कि कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो, लेकिन यकीन मानिए इस सवाल का जो जवाब है वो आपको अडानी विल्मर और बाकी के जो एफएमसीजी कंपनीज है उसके ऊपर किसी इवेंट का कॉज एंड इफेक्ट कैसे पड़ सकता है उसको समझा सकता है। और वो सवाल ये है कि दुनिया का लार्जेस्ट सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल को प्रोड्यूस करता है। जवाब के ऑप्शंस है रशिया, यूक्रेन, टर्की या अर्जेंटीना। और जो भी जवाब आपको सही लगता है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो सवाल है इसने अडानी विल्मर और बाकी के एफएमसीजी कंपनीज के सप्लाई चेन को कैसे अफेक्ट किया था। तो अभी वापस आते हैं कंपनी के लॉसेस के डिस्कशन के ऊपर। तो अडानी विल्मर ने एक रिलीज में कुछ टाइम पहले ये बताया था कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी एडवर्सली इंपैक्टेड इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनका जो एडिएबल ऑयल सेगमेंट है उसमें उन्हें लॉसेस हुआ है। और जब हमने कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखा था तो वहां पर हमने ये समझा था कि अडानी विल्मर जो है वो इंडिया में नंबर 1 एडिएबल ऑयल प्लेयर है, यानी कंपनी के कुछ बड़े रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स एडिएबल ऑयल बिजनेस से आता है। और अभी इसका प्रॉफिटेबिलिटी एडवर्सली इंपैक्टेड होने की वजह से एडिएबल ऑयल सेगमेंट में अभी कंपनी को लॉसेस हुआ है। तो अभी इसके बाद एक ऑब्वियस सा सवाल यह आता है कि अभी कंपनी को एडिएबल ऑयल बिजनेस में लॉसेस क्यों हो रहा है। तो इसका रीजन कंपनी ये बताता है कि स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस में डाइवर्जेंट ट्रेंड्स थे जिसकी वजह से उन्हें हेजिंग लॉसेस हुआ है। और इसको अगर सिंप्लीफाइड तरीके से समझना है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने प्रोडक्शन के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट यानी एक बहुत बड़े पैमाने पे पाम ऑयल को यूज करता है, जिसके लिए वो फ्रीक्वेंटली एक बहुत बड़े पैमाने पे मार्केट से पाम ऑयल को खरीदता है। तो अभी मान लेते हैं करंट स्पॉट प्राइस जो है पाम ऑयल का वो $100 प्रति बैरल है, यानी अभी अगर आपको पाम ऑयल की डिलीवरी लेना है तो आप ₹100 प्रति बैरल पे करके पाम ऑयल की डिलीवरी ले सकते हैं। तो इसी प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करता है, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को प्लान करता है, अपने मार्जिन और प्रॉफिट्स को प्लान करता है और अपना प्रोडक्शन प्लान एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद कंपनी ये अंदाजा लगाता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाम ऑयल के जो प्राइसेस है वो $100 से बढ़ के $105 और $125 के बीच में फ्लक्चुएट हो सकता है। और अगर पाम ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, इनके मार्जिन कम हो जाएंगे और प्रॉफिट्स भी कम हो जाएगा। और इसी रिस्क को हेज करने के लिए ये कंपनी क्या करता है, ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है जो कंपनी को नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाम ऑयल को $105 प्रति बैरल खरीदने का राइट देता है। यानी पाम ऑयल $125 चला जाए, $150 चला जाए या $115 चला जाए, फिर भी कंपनी जो है वो पाम ऑयल को $105 प्रति बैरल खरीद सकता है। जिससे कंपनी क्या करता है, वो आने वाले टाइम में जो कॉस्ट बढ़ने वाला है उसकी वजह से जो मार्जिन और प्रॉफिट्स इरोड होने का रिस्क है उसको हेज करता है। और बहुत बार ऐसे बड़े कंपनीज का जो अंदाजा होता है कमोडिटी प्राइसेस को लेके वो सही होता है क्योंकि ये इनका डे टू डे बिजनेस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कुछ डाइवर्जेंट ट्रेंड्स आ जाते हैं। डाइवर्जेंट ट्रेंड्स यानी मान लीजिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने जो अंदाजा लगाया था कि पाम ऑयल का
प्राइसेस $100 से बढ़ के $105 के ऊपर चला जाएगा वो अंदाजा गलत हो जाता है और पाम ऑयल के प्राइसेस $95 प्रति बैरल के प्राइस से भी नीचे चला जाता है या उसके आसपास अवेलेबल होता है। और अभी पाम ऑयल $95 के सस्ते प्राइस पे अवेलेबल होने के बावजूद भी $105 प्रति बैरल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है, क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाम ऑयल को $105 प्रति बैरल खरीदने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अभी माल अवेलेबल है $95 पे, लेकिन कंपनी को खरीदना पड़ रहा है $105 पे, यानी कंपनी को $10 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पर हेजिंग लॉसेस हो रहा है। यानी इस केस में कंपनी का जो हेजिंग स्ट्रेटेजी था वो बैकफायर कर जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। और अभी अडानी विल्मर में भी एग्जैक्टली यही हुआ है, जहां पर कंपनी ने जो एडिबल ऑयल के ऊपर हेजिंग किया था वो बैकफायर कर गया, जिसकी वजह से कंपनी को हेजिंग लॉसेस हुआ है। और इन्हीं रीजंस की वजह से कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में लॉसेस पोस्ट किया है। और इसके ऊपर नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज भी ये बताता है कि ये एक वन टाइम फिनोमेना था जिसको कंपनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और गोइंग फॉरवर्ड यह कंटिन्यू नहीं हो सकता है। और वो ये भी बोलता है कि देयर विल बी नो फर्दर मिसअलाइनमेंट ऑफ हेजर्स। और अभी कुछ टाइम पहले का जो डाइवर्जेंट ट्रेंड्स थे जिसकी वजह से हेजिंग स्ट्रेटेजी मिसफायर हुआ था, वो सिर्फ अडानी विल्मर के केस में भी नहीं हुआ था, बल्कि इसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री सफर हुआ था, ऐसा नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज बताता है। एंड ऑफ कोर्स हेजिंग स्ट्रेटेजी मिसफायर होने के साथ साथ एक और रीजन ये भी था कि बासमती और नॉन बासमती राइस के जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जो इस क्वार्टर में भी एप्लीकेबल है, और इस फैक्टर ने भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट किया है। लेकिन हाँ, कंपनी का जो फूड और एफएमसीजी है और बाकी के जो इंडस्ट्रियल एसेंशियल सेगमेंट है वहां पर कंपनी ने अच्छे मार्जिन्स कमाया है, और वहां से जो प्रॉफिट्स आए हैं उन्होंने पार्शियली ये जो एडिबल ऑयल बिजनेस से कंपनी को लॉसेस हुआ है उसको उन्होंने कम कर दिया है या पार्शियली ऑफसेट कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स अभी एडिबल ऑयल बिजनेस में जो हेजिंग लॉसेस हुआ है उसके बारे में कंपनी ने ये तो बोला है कि ये एक वन टाइम इवेंट है, ये आने वाले टाइम में नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या फिर से कोई ऐसा डाइवर्जेंट ट्रेंड आएगा जिसकी वजह से कंपनी के हेजिंग स्ट्रेटेजी बैकफायर होगा या नहीं होगा, या इसका इंपैक्ट पूरे इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट फॉर नाउ कंपनी ये बता रहा है कि ये एक वन टाइम इवेंट था जो आने वाले क्वार्टर्स में रिपीट नहीं होगा या कंटिन्यू नहीं होगा। सो आई होप अभी आपको ये क्लैरिटी आ गया होगा कि एक लंबे समय तक प्रॉफिटेबल होने के बाद अचानक सा सडनली कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में लॉसेस क्यों पोस्ट किया था। सो आई होप आपने इसको अभी सही मायने में समझ लिया है। तो अभी इसके बाद अडानी विल्मर को लेकर के इन्वेस्टर्स के माइंड में एक और बहुत बड़ा सवाल कुछ रीसेंट न्यूज आर्टिकल्स को लेकर के है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप जो है वो अपने पूरे 43.9% स्टेक को बहुत जल्द बेचने वाला है या उसको बेचने के लिए वो अभी बातचीत कर रहा है। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर अडानी ग्रुप अपने स्टेक को क्यों बेचना चाहता है। ऑफ कोर्स अडानी ग्रुप ने ऑफिशियली ये कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या डिटेल्स दिए गए हैं उसको हम डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी आपको ये पता होगा कि अडानी विल्मर जो है वो एक जॉइंट वेंचर है जिसको जनवरी 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और इस जॉइंट वेंचर में सबसे पहला पार्टनर है सिंगापुर बेस्ड विल्मर इंटरनेशनल जो अभी कंपनी में 43.87% स्टेक ओन करता है, और दूसरा पार्टनर है अडानी ग्रुप जो 43.97% स्टेक ओन करता है। और उसके बाद जो बाकी के शेयर्स है उसमें 0.63% एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 0.06% ऑफ द शेयर्स है, और पब्लिक के पास 11.36% ऑफ द शेयर्स है। एंड ऑफ कोर्स अडानी विल्मर में स्टेक सेल करेंगे या नहीं करेंगे इसके ऊपर अडानी ग्रुप ने किसी भी तरीके का ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है या कोई रिपोर्ट रिलीज नहीं किया है। लेकिन जो बिजनेस टुडे का जो आर्टिकल है या रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि ये जो र्यूमर है या स्पेकुलेशन है ये तब से आ रहा है जब से हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप का जो वेल्थ है वो मोर देन $150 बिलियन तक इरोड हो चुका है, ऑफ कोर्स फॉर द इन्वेस्टर्स। और इसीलिए अभी अडानी ग्रुप कुछ बिजनेसेस को एग्जिट करने के लिए प्लान कर रहा है ताकि वो अपने कोर फोकस्ड एरिया जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और ज्यादा डीपली इन्वेस्ट कर पाए। और बिजनेस टुडे के इस आर्टिकल में ये भी बोला जाता है कि अभी अडानी विल्मर में जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है वो इसी कोर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां पर अडानी विल्मर के डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे आएंगे उसे अडानी ग्रुप के डेट को कम नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें अडानी ग्रुप के कोर फोकस्ड एरियाज में इन्वेस्ट करने के चांसेस है, ऐसा बिजनेस टुडे के आर्टिकल में लिखा जाता है। तो अभी बहुत लोगों के माइंड में ये डर है कि अगर इन केस अडानी ग्रुप अडानी विल्मर से एग्जिट हो जाएगा तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अडानी विल्मर में अडानी ग्रुप बस अपने स्टेक को बेचने वाला है, यहाँ पर कंपनी लिक्विडेट नहीं होने वाला है, कंपनी वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन कंपनी में जो शेयर्स की हिस्सेदारी है उसमें अडानी ग्रुप का जो हिस्सा है वो किसी और को बेच सकता है अगर ये र्यूमर या स्पेकुलेशन सही निकलता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ये है कि चाहे अडानी ग्रुप अडानी विल्मर में एज अ शेयर होल्डर या एज अ प्रमोटर बने रहे या एग्जिट हो जाए, उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अडानी विल्मर जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, क्योंकि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, कंपनी का सप्लाई चेन है, कंपनी का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन है, और कंपनी के पास ऐसे कई सारे ब्रांड्स है जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और रिकॉग्नाइज्ड है। यानी कंपनी के बिजनेस प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन
और ब्रांड सारे एस्टैब्लिश्ड है। और अगर किसी बिजनेस में वैल्यू होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर एक प्लेयर एग्जिट करेगा तो चांसेस ज्यादा है कि कोई दूसरा बड़ा एफएमसीजी प्लेयर इस स्टेक को खरीदने के लिए फाइट करे और उसको वो एक्वायर करे। और ऐसा ही एक सिचुएशन कुछ सालों पहले हमने रुचि सोया में देखा था। रुचि सोया जो कि एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट लेके अपने आप को ओवर लेवरेज कर दिया था और इस डेट बर्डन को कंपनी संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से कंपनी एनसीएलटी में चला गया। लेकिन फिर भी ये एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था क्योंकि कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड वैल्यू था, जिसकी वजह से दो बहुत बड़े प्लेयर्स अडानी विल्मर खुद और पतंजलि दोनों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया और फाइनली पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर कर लिया। और ये जो एक्विजिशन है ये नाउ एस्टैब्लिश्ड पतंजलि फूड लिमिटेड्स का बैकबोन बना, जिसके बेसिस पे पतंजलि आज के टाइम में 50,800 करोड़ मार्केट कैप वाला कंपनी बन चुका है। और इसी रीजन की वजह से अगर किसी एफएमसीजी कंपनी में एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड वैल्यू है, तो जो बाकी के बड़े प्लेयर्स होते हैं या जो बाकी के एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे एसेट्स को या ऐसे कंपनीज को एक्वायर करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते हैं। और इसी रीजन की वजह से जब ये र्यूमर बाहर आया था कि अडानी ग्रुप अडानी विल्मर में अपना पूरा स्टेक बेचने वाला है, तो उसी के रिलेटेड एक और र्यूमर ये भी आ जाता है कि आईटीसी जो है वो अभी अडानी ग्रुप से अडानी विल्मर के स्टेक को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है और वो पॉसिबली एडिएबल ऑयल बिजनेस में फिर से री एंटर कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स अभी आईटीसी अडानी विल्मर में स्टेक खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो अभी एक र्यूमर है, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर आईटीसी अडानी विल्मर में स्टेक खरीद लेता है, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो आईटीसी जो है वो अपने सिगरेट बिजनेस की इमेज से बाहर आके एक एफएमसीजी बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है, जहां पर वो आटा, बिस्किट, चिप्स, जूस, नूडल्स, चॉकलेट्स, पेपरमिंट्स, सोप, डिओड्रेंट, पेपर, बुक्स, पैकेज फूड, हर जगह वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो जैसे ब्रांड्स तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश होके टॉप पोजीशंस में भी आ गए हैं। तो अभी अगर आईटीसी एडिएबल ऑयल को भी अपने इन प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज में ऐड करना चाहेगा, वो भी फॉर्च्यून जैसे ऑयल ब्रांड को और कोहिनूर जैसे राइस ब्रांड को, तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है क्योंकि ये आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करता है। बट ऑफ कोर्स एज आई सेड अर्लियर, अभी आईटीसी अडानी विल्मर में स्टेक खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो अभी एक र्यूमर है और एक्चुअल में इस र्यूमर का आउटकम क्या आएगा उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर्स का ये भी कंसर्न है कि अगर मान लीजिए ये जो अभी सारे र्यूमर चल रहे हैं कि अडानी जो है वो अडानी विल्मर में अपना स्टेक बेचने वाला है, अगर वो गलत निकलता है और अडानी ग्रुप अडानी विल्मर में अपने स्टेक को रिटेन करता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अभी 2024 में जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो अडानी ग्रुप और अडानी विल्मर के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। क्योंकि अगर 2024 इलेक्शंस में कुछ चेंजेस होते हैं तो नए गवर्नमेंट के नए पॉलिसीज कैसे होंगे और वो अडानी ग्रुप के बिजनेसेस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो डेफिनेटली देखने के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को बिजनेस एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स और बिजनेस जो है वो कभी कभी थोड़ा ओवरलैप हो जाते हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, जो अडानी ग्रुप है और अडानी विल्मर है, क्या उसका फ्यूचर 2024 इलेक्शंस की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता है या नहीं हो सकता है? उसके ऊपर जो भी आपका ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हमारे क्विज का सवाल। तो दुनिया का लार्जेस्ट सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? तो उसका सही जवाब है यूक्रेन, और उसके बाद दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रशिया, तीसरा है अर्जेंटीना और फोर्थ है टर्की। और इसी रीजन की वजह से कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर शुरू हुआ था, तो ये जो सारे फूड कंपनीज थे जो सनफ्लावर ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थे एज अ रॉ मटेरियल, उन सारे कंपनीज के सप्लाई चेन के ऊपर इंपैक्ट पड़ा था और इन सारे कंपनीज के प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर चला गया था। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से कंपनी का बिजनेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझना जो है वो बहुत जरूरी होता है, ताकि आप होने वाले इवेंट्स का इंपैक्ट कंपनी के ऊपर क्या पड़ सकता है उसको गेज कर सकते हैं। तो ये था आज का केस स्टडी एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।